हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज चल रही थी अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 चैप्टर्स हमारे हो चुके थे। आज वाली कक्षा से अगला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। आई थिंक लगभग 1 महीने का गैप हमारा बीच में हो गया सिलेबस के अंदर, तो किसी कारणवश हम कक्षा नहीं आरंभ कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो हमारी विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो हमारी कक्षाएँ होनी हैं उनको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, बायोलॉजी के अंदर आज का जो हमारा विषय रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जिसको अगर बोला जाए श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र इसको कहा जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आज का हमारा विषय रहेगा, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारा विषय रहेगा, अभी कुछ बच्चों के मन में डाउट रहेगा सर कि जो अभी हम यहाँ से चैप्टर करेंगे वो कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करेगा। जैसे कि मैंने आपको 2 बातें पीछे ही बताई थी कि बेटा बार बार मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपका इस एग्ज़ाम के अंदर आया था, ये क्वेश्चन आपका इस एग्ज़ाम में आया था, या ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। बोर्ड के ऊपर जितनी भी चीज़ें आपकी लिखी होंगी वो सारी की सारी उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। यानी कि जो आपके सामने कंसेप्ट जो पेश किए जाते हैं वो उन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही आपके सामने रखे जाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। यानी उन्हीं क्वेश्चनों का एक संग्रह, एक सार आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको करनी है। दूसरा क्वेश्चन कि कौन से एग्जाम्स को टारगेट करेंगे हम। एग्जाम्स के लिए जो यहाँ पे आपका अगले 1 घंटे में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, बेटा ग्रुप डी से लेकर के और आप सिविल सर्विस तक कोई भी एग्जाम दे देना, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका यहीं से होल्ड होना है, ठीक है। हरियाणा का कोई एग्जाम्स हो या फिर MPPSC या MP मध्य प्रदेश का कोई पुलिस का एग्जाम्स हो या सेंटर लेवल पर आपके SSC का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर यही से कंसेप्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। और बाकी आप प्रीवियस ईयर जब प्रैक्टिस लगाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेशन होता क्या है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यही राइज होता है कि रेस्पिरेशन, श्वसन ही क्या होता है। अब मोस्टली बच्चों से अगर आप पूछोगे तो बच्चों का जवाब एक ही हुआ, सर वायु को या ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, सर ये रेस्पिरेशन होता है। बट बेटा एक्चुअली में ये बात उन बच्चों को सिखाई जाती है जो कि 3rd 4th 5th कक्षाओं के अंदर पढ़ते हैं। आपका SSC आपसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं करता कि आप ऐसा कोई जवाब दें। एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता क्या है वो देखिए, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन है जो आपको डील करनी है इसके बारे में, वो सारी चीज़ें लेकिन आज हम कंप्लीट बिल्कुल करके छोड़ेंगे। ये चैप्टर आज की कक्षा के अंदर आपका बिल्कुल अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए रेस्पिरेशन की अगर बात किया जाए, रेस्पिरेशन होता क्या। देखिए, आप दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, दिन भर में कोई भी आप कार्य करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, यानी दिन में आपको कोई भी वर्क करना है, कोई भी कार्य करना है, उस कार्य को करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे सर एनर्जी की आवश्यकता होती है, सर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए बिल्कुल सही बात आपकी, दिन भर में कोई भी कार्य करोगे उसको करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता आपको होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से आएगी, आप बोलोगे सर ऊर्जा क्यों नहीं आएगी, हम जो फूड खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, दिन भर में जितना भी न्यूट्रिशन, जितना भी पोषक तत्व हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, सर उनसे एनर्जी मिलती है। लेकिन कैसे, क्या अगर रेस्पिरेशन नहीं हो और फूड आप बहुत ज़्यादा खाते रहें तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? बताइए, कमेंट करके बताते रहा करो साथ साथ, क्या आपको एनर्जी मिलेगी? चलिए उसी का जवाब अभी आप जानोगे। जैसा कि आपने कहा सर फूड खाते हैं, अब फूड खाते हो इसका मतलब मेनली जो आपने फूड खाया ना उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, आप अच्छी प्रकार से जानते हो। अब डाइजेशन यानी पाचन होने के बाद जो आपने फूड खाया था वहाँ से मुख्य रूप से आपकी कौन कौन सी चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं आपकी बॉडी में। यानी आपने फूड खाया और उस फूड का हो गया डाइजेशन यानी पाचन, और पाचन के बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या तैयार हो गया, आपकी बॉडी के अंदर तैयार हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज याद रखना बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्लूकोज के साथ साथ फैट और प्रोटीन का भी निर्माण होता है मुख्य रूप से। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, बट मुख्य रूप से जो 3 आपकी मुख्य चीज़ें होती हैं, एक ग्लूकोज, एक फैट, एक प्रोटीन, यानी वसा, ग्लूकोज और प्रोटीन। तो इन तीनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे इस रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। तो हम तीनों में से एक को उठा लेते हैं जो सबसे ज़्यादा काम आता है, ग्लूकोज को। तो मान लिया आपने फूड खाया, फूड से आपका डाइजेशन यानी पाचन होने के बाद क्या बन गया बॉडी के अंदर, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है फॉर्मूला भी आप जानते ही होंगे, C6H12O6, ये ग्लूकोज का निर्माण हो गया।
ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को एनर्जी देता है कार्य करने के लिए, लेकिन क्या ये ग्लूकोज अपने आप बनते ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं। इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपने रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर, यानी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो इसके साथ क्या करेगी? ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करके आपको क्या क्या प्रदान करेगी? आपको CO2 गैस प्रदान करेगी, H2O प्रदान करेगी, और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए थी, एनर्जी प्राप्त प्रदान करेगी। और किस रूप में करेगी? ATP के रूप में। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये क्या चीज़ होता है? तो मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपकी जेब में कितने रूप में संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो आप उसको कैसे बताओगे? आप उसको एक रिप्रेजेंट करोगे किसी न किसी यूनिट से। जैसे भारत के अंदर रुपए में यूनिट उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अमेरिका के अंदर डॉलर में जिसको जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है ना, उसकी भी एक करेंसी होती है, मुद्रा होती है उसको रिप्रेजेंट करने की। सो वो क्या होती है? वो होती है ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसी को हमारी बॉडी के अंदर हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी कहा जाता है, यानी ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। किसको? ATP को। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एनर्जी चाहिए हमारे दिन भर के कार्य करने के लिए, वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो हमारी प्राप्त होती है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तब होती है, तभी हमें प्राप्त होती है। लेकिन अब दोबारा से घूम के चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर के हमें क्या प्रदान करना? हमें एनर्जी यानी ATP के रूप में प्रदान करना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। और अब जो आप जवाब दे रहे थे कि सर हमारे एयर को बॉडी के अंदर लेना और बॉडी से बाहर छोड़ना, वो बेटा एक छोटा सा प्रोसेस होता है, छोटा सा स्टेप होता है। किस चीज़ का? रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है वो स्टेप। ठीक है। सो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का एनर्जी प्रदान करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई होगी, और यहीं से आपको एक चीज़ पता होगा कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या है? एक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होती है यहाँ पे। उसके अलावा एक चीज़ आपको याद हो गई होगी कि ATP की फुल फॉर्म यहाँ से याद हुई होगी कि ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ATP का एक और नाम आपसे अगर पूछ ले तो आप बोल दोगे एनर्जी करेंसी ऑफ आवर एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है। यानी हमारे शरीर के जो ऊर्जा की इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? ATP होती है। ठीक है। चलिए, सो ये एक बेसिक सी बात थी कि रेस्पिरेशन होता क्या हमारी बॉडी के अंदर। अब हमें पढ़ना क्या कि ये आपको जितना सिंपल दिख रहा ना कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया रेस्पिरेशन, इसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो उन सारी प्रक्रियाओं को हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं, अंग होते हैं कुछ, जो ये सब करवाते हैं, यानी इन सब प्रक्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं। सो उन सारे ऑर्गेन्स के बारे में हमें पढ़ना है। और दूसरा जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ से हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बन जाता है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है। सो इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ और सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना शुरू करते हैं इसी के बारे में। चलिए, अब सिस्टमेटिक वे से इसका अध्ययन करना हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन जो है वो जो ओवरऑल प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। अब डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जहाँ से गुजरते हुए ये हमारा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस अब कंप्लीट होती है। सो मुख्य रूप से 3 हमारे पास स्टेप्स हैं, जिन 3 स्टेप्स के जरिए हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट होगी। तो आइए तीनों स्टेप्स को हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से हमारी पूरी की पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है। चलिए, फर्स्ट रेस्पिरेशन जो है, फर्स्ट स्टेप, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी इसको हम बोलेंगे बाह्य श्वसन। चलिए, सेकंड स्टेप जो इसी के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए होता है, उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन, या बोले तो परिवहन। थर्ड वन स्टेप, और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस अराइज होते हैं,
उसको कहा जा सकता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन जिसको कहा जाता है। तो 3 स्टेप्स के थ्रू हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। एक एक करके अब सिस्टमेटिक तरीके से इन सबको आइए हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, या तीनों के बारे में एक बार मैं आपको जस्ट बेसिकली बता देता हूँ। हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू कैसे हुई, हमने क्या किया, इनहेल किया, यानी जो एयर एटमॉस्फेयर के अंदर थी उसको हमने हमारी बॉडी के अंदर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वो जो एयर हमारे लंग्स हमारे फेफड़ों तक गई है, तो हमारे फेफड़े क्या करेंगे, उस एयर को पहुंचा देंगे कहाँ पे, हमारे पूरे शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सब के पास पहुंचा देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे हमने एयर को भेजा है, जहाँ पे हमने ऑक्सीजन को भेजा हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास में, वहाँ पे उनका क्या होगा, उस ऑक्सीजन का प्रयोग होगा और एनर्जी उत्पन्न होगी और CO2 का उत्पादन होगा। और अब जो CO2 का उत्पादन हुआ है उसको फिर से फेफड़ों के पास लाया जाएगा और CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो मुख्य रूप से जो हमने एयर को अंदर लिया फेफड़ों में और फेफड़ों से बाहर जो एयर को हमने किया उसको कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन को हमने लिया था उसको हमने शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट किया, उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और जो हमारी कोशिकाओं के पास में ऑक्सीजन पहुंच गई, वहाँ पे उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया गया, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन किया गया, तो वहाँ पे जो एनर्जी उत्पन्न हुई है उसको कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इतना आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। अब आइए इन्हीं तीनों चीज़ों को लिख करके हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं एक बार। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारी, एयर इनहेल्ड, एयर इनहेल्ड यानी वायु जो है उसको लेना हमारे शरीर के अंदर, ग्रहण करना। और दूसरी चीज इसी के अंदर क्या आती है, एयर आउटहेल्ड, ठीक, एयर आउटहेल्ड यानी जो वायु हमने ली है उसको छोड़ना हमारे शरीर से बाहर। सो एयर को फेफड़ों के अंदर लेना और फेफड़ों से बाहर छोड़ना, ये 2 चीज़ें जो आती है ना वो आती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर, बाह्य श्वसन के अंदर। अच्छा, जो एयर हम हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, जो नाक के द्वारा फेफड़ों तक हम एयर ग्रहण करते हैं, उसके अंदर एक्चुअल में कन्फ्यूजन ये है कि सर वो एयर होती है ऑक्सीजन होती है। सो स्टूडेंट्स याद रखिए वो एयर होती है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है वैसे ही वो एयर होती है, और उसी एयर को हम क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं। सो उस एयर के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं जब हम उसको ग्रहण करते हैं, सो याद रखें सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर होती है नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेटली 78.9% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी होती है, अप्रोक्स 21%। और उसके बाद होती है इसके अंदर CO2 जो कितनी होती है 0.03%। मुख्य रूप से 3 गैसें होती हैं, और भी छोटी मोटी अमाउंट में गैसें हो सकती हैं, बट मुख्य रूप से 3 गैसें होती हैं। अच्छा, जब इसी एयर जो हमने लिया है इसको जब छोड़ा जाता है हमारी बॉडी से, तब क्या होता है, तब जो हम एयर बाहर छोड़ते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन जो होती है ना वो बिल्कुल उसका अमाउंट सेम रहता है 78.9%। लेकिन ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन हमारी सेल के द्वारा यूज कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना होता है। सो इसीलिए ऑक्सीजन जो होती है ना कुछ ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 में। इसलिए जो ऑक्सीजन हमने यूटिलाइज कर ली तो इसलिए उसकी मात्रा कुछ कम हो जाती है, और 21% की बजाय जब हम सांस छोड़ते हैं तो कितनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 17%, यानी अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है जितनी ऑक्सीजन हम एक बार में लेते हैं। अब CO2, जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो गया तो CO2 की मात्रा बढ़ गई क्योंकि CO2 बन गई उससे। तो CO2 जब हम सांस छोड़ेंगे तो CO2 कितने अमाउंट में हम छोड़ते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4%। ठीक है, सो ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी गैस लेते टाइम कमियाँ ज़्यादा होती हैं और सांस छोड़ते टाइम कौन कौन सी गैसें आपकी कमियाँ ज़्यादा होती हैं, या उनकी वेटेज, उनका अमाउंट जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, सो ये आपने पढ़ लिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है, तो एयर को लेना बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर छोड़ना। अब इन दोनों स्टेज के बीच में मैंने जैसा कहा था कि जो हम एयर इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एयर ली जाती है उसका क्या होता है, उसको हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, उसी को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन।
सो अब कहोगे सर इसमें क्या पढ़ना बाकी रह गया, बता तो दिया आपने, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी एयर को फेफड़ों ने लिया और हमारे बॉडी की विभिन्न सेल कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। तो बेटा वो जो पहुंचती है ना, उसके मेथड्स आपको याद रखने हैं। अगर एग्जाम के थोड़ा सा भी लेवल आपका टफ करेगा ना, तो वहीं से करेगा आपका। सो ट्रांसपोर्टेशन देखिए कैसे होता है। दो गैसें होती हैं मुख्य रूप से जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। कौन कौन सी गैसें? एक तो गैस होती है आपकी ऑक्सीजन और दूसरी होती है CO2। यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन जो होती है इसको कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करना होता है? हमारे लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना होता है। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स के अंदर छोटे छोटे सेल होती हैं, सभी के पास, किडनी के पास, हार्ट के पास, ब्रेन के पास, हर ऑर्गन के पास भेजना होता है। सो एक तो ऑक्सीजन को तो कहाँ से कहाँ भेजना है? हमारे लंग्स यानी फेफड़ों से भेजना है विभिन्न सेल तक। CO2 को कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है? जहाँ पे हमने ऑक्सीजन को दिया था वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई और CO2 का उत्पादन हुआ। यानी हमारे शरीर की जो विभिन्न सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पे CO2 होती है, तो उसको हमें कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है? शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से हमारे लंग्स के पास दोबारा से लेकर के आना है। और लंग्स क्या करेंगे? हमारे शरीर से बाहर कर देंगे CO2 को, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें है नहीं। सो ये दो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि ऑक्सीजन किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है। हमने लंग्स, हमारे फेफड़ों के अंदर हमने क्या किया? हमने सारी की सारी गैसें ली हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को ही कैसे यूटिलाइज कर लेती है, उसका रीजन हमें जानना है। चलिए, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन किस प्रकार से होता है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन थिंग यू नो वेरी वेल, लंग्स, हमारे फेफड़े जो हैं इन्होंने पूरी की पूरी एयर को ले लिया अपने अंदर। चलिए, लंग्स के अंदर है ना छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, यानी हमारे लंग्स जो हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आगे जब इन्हीं ऑर्गन्स का अध्ययन किया जाएगा इसी कक्षा के अंदर। बट अभी याद रखो, लंग्स के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको अल्वियोली या इनको हिंदी में कहा जाता है कोशिकाएं। ठीक है, अल्वियोली या कोशिकाएं इनको कहा जाता है। तो लंग्स जो होता है इन छोटी छोटी सेल के से बना होता है। सो लंग्स के अंदर जो एयर हमारी आई है ना, ये सारी के सारी ये कहाँ चली जाती है? एल्वियोली यानी कोशिकाओं के पास चली जाती है। ये जो कोशिकाएं होती है ना, आपको पता है कि हमारा ब्लड जो है छोटी छोटी नलिकाओं, छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में फैला होता है हमारा ब्लड। सो वो जो पाइप होते हैं ना, वो नलिकाएं किससे कनेक्टेड होती हैं? एल्वियोली से। यानी हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, जो रक्त वाहिकाएं यानी जिनके अंदर रक्त बहता है, वो किससे कनेक्टेड होती हैं? जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोली होती है उनसे। सो एल्वियोली जो है, यहाँ पे हमने जो एयर ली है उसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, तो एल्वियोली के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रेशर होता है ज़्यादा। और जो ब्लड वेसल्स होती है ना, रक्त वाहिकाएं, उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन होती कम, यानी वहाँ पे प्रेशर होता है ऑक्सीजन का कम। तो ये दोनों जैसे ही संपर्क में आते हैं, सो एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो किसके अंदर चली जाती है? ब्लड वेसल्स के अंदर, जो ब्लड होता है उसके अंदर चली जाती है। और एक्चुअल में तो जैसा मैंने ब्लड वाले चैप्टर में आपको बताया था कि ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। सो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या करती है? जुड़ जाती है। यानी हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ के और क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए, यानी कि एल्वियोली के पास जो ऑक्सीजन थी वो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके पास में चली गई। चलिए, अब ये ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये ब्लड के साथ फ्लो करेगा हमारे पूरे शरीर के अंदर, यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल हैं उनके पास ये ब्लड जाएगा, हीमोग्लोबिन वहाँ जाएगा। तो उन सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कम प्रेशर होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर उनसे ज़्यादा। तो अब ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन थे ना, ये दोनों सेल के पास जाकर के क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यानी ऑक्सीजन को किसके पास छोड़ देगा? हीमोग्लोबिन उन विभिन्न सेल के पास छोड़ देगा जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। यानी जहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाना होता है उन कोशिकाओं तक पहुँचा दिया ऑक्सीजन को। अब हीमोग्लोबिन टूट के फिर से अलग हो जाएगा। अब एग्जाम में देखिए यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भाई हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसका कलर बताओ कैसा होता है विदाउट ऑक्सीजन। ये तो ऑक्सीजन के साथ वाला हीमोग्लोबिन है, ये तो आपको पता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल रेड होता है, शाइनी रेड, शाइनी बिल्कुल चमकदार रेड होता है। आपको बोलेगा बिना ऑक्सीजन वाले हीमोग्लोबिन का कलर बताओ, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक्यूरेटली याद रखिएगा, इसका कलर होता है वॉयलेट। ठीक है, तो सिर्फ हीमोग्लोबिन का कलर आपसे पूछे सो वॉयलेट होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाले का शाइनी रेड होता है। ये दो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए ये प्रोसेस आपको समझ में आई। लंग्स के अंदर एल्वियोली होती है, एल्वियोली से जो ब्लड, जो हमारे ऑक्सीजन कहाँ चली गई, ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन वहाँ चली गई। हीमोग्लोबिन ने क्या किया, हमारे शरीर की बॉडी की विभिन्न सेल कोशिकाओं के पास जा करके इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया। तो अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या हो चुका, हमारी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जो थी वो हमारे शरीर की विभिन्न सेल कोशिकाओं के पास पहुँचा दी गई है। चलिए ठीक है, ऑक्सीजन पहुँच गई। अब ऑक्सीजन पहुँचने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, जो कि हम पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, उससे पहले एक बार मैं आपको यही बता देता हूं कि CO2 जो बनती है ना, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 बनती है उसको किस किस प्रकार से हमारी बॉडी से बाहर किया जाता है, यानी लंग्स तक पहुंचाया जाता है, यानी CO2 का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, CO2 का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से, किस प्रकार से कि जिस भी हमारी सेल, जिस भी हमारी कोशिका के अंदर CO2 बनी है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस CO2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और उस CO2 के साथ जुड़ करके उसको कहाँ पे ले आएगा, लंग्स के पास ले आएगा, यानी एल्वियोली के पास ले आएगा। और एल्वियोली का मतलब लंग्स के अंदर आ गई और वहाँ से बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इस रूप में सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारी बॉडी के अंदर CO2 उत्पादित होती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बस। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी CO2 हमारी उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% CO2 को ही लंग्स के अंदर इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाकी की CO2 को कैसे किया जाता है, उसके लिए 2 मेथड्स और है स्टूडेंट्स, वो भी आप याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट मेथड है एक तो कार्बोनिक एसिड के रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के पास जो CO2 होती है ना, वो हमारी बॉडी में रक्त के अंदर प्लाज्मा होती है, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो प्लाज्मा के अंदर आपका वाटर होता है, तो वाटर के साथ जुड़ जाती है वो CO2 और एसिड कौन सा बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। और ये कार्बोनिक एसिड के रूप में वो पहुंचा देती है CO2 को लंग्स के पास। एक और मेथड, सेकंड मेथड, वो है आपका बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ठीक है, कैसे, एक तो पोटासियम बाइकार्बोनेट के रूप में और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ये 2 रूप में हमारे ब्लड के अंदर सोडियम और पोटासियम होता है, सो उसके साथ भी CO2 क्या करती है, बाइकार्बोनेट्स बना लेती है। और इस रूप में भी क्या होता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, कहाँ तक, लंग्स तक। सो ऑक्सीजन को इसी रूप में लिया जाता है और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन आपके 3 रूप मैंने बता दी, 3 फॉर्म बता दी। एक तो हीमोग्लोबिन के द्वारा, एक कार्बोनिक एसिड बनाकर, एक बाइकार्बोनेट्स बनाकर। ठीक है, तो एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कार्बोनिक एसिड के रूप में ट्रांसपोर्टेशन होता है तो बताइए CO2 किसके साथ जुड़ती है, वाटर या बोल दो प्लाज्मा के अंदर। और बाइकार्बोनेट्स बोले तो किस किस के बाइकार्बोनेट्स बनते हैं, पोटासियम के और सोडियम के। सो इस प्रकार से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बता दिया। अब एक्चुअल में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके और CO2 का उत्पादन किस प्रकार से होता है और विभिन्न प्रकार के जीव जो होते हैं, किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा रेस्पिरेशन का वो यही होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन, या इसी को कोशिकीय श्वसन या सेलुलर श्वसन या रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट आप छोड़ दीजिएगा, आपको बिल्कुल तुरंत उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, उसके बाद फिर इसका अध्ययन करना हम शुरू करते हैं। चलिए तो इसके बाद अध्ययन करना शुरू करते हैं हम। जो थर्ड स्टेप हमारा रेस्पिरेशन का, जिसको कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन या इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। हिंदी में इसी को कहा जाता है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, क्योंकि ये सारा जो होता है ना सेल यानी कोशिकाओं के अंदर ही होता है। चलिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो एयर ली है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया ऑक्सीजन को, किसके पास, हमारी सेल के पास। अब देखिए सेल के अंदर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रहा कि क्या होता है, ग्लूकोज होता है, उसी की सहायता से यह सारी प्रोसेस होती है। सो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं एनाएरोबिक
अनएरोबिक यानी अवायवीय श्वसन। और दूसरी प्रकार का जो होता है, यही लिख देता हूं, उसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन। नाम से ही आपको दिख रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है, जो रेस्पिरेशन की मुख्य प्रक्रिया होती है। एनारोबिक के अंदर क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कुछ जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, यीस्ट हो गया, या फिर इसके अलावा भी जैसे पादप, कुछ प्लांट्स के भी वो भाग जो गहराई में होते हैं मिट्टी के अंदर, सीड्स, बीज होते हैं जैसे। सो उन सब के अंदर कौन सी होती है, ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होती है, आप जानते हैं ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती, इसीलिए वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, अब इसी को जान लेते हैं एक बार हम किस प्रकार से। देखो ये एनारोबिक भी दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार के जीवों में हो सकता है। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे जीव जैसे कवक यानी यीस्ट हो गया, या फिर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया, या फिर प्लांट्स के अंदर सीड्स जो गहराई में होती है मिट्टी के अंदर, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती बीजों तक, या फ्रूट्स के अंदर भी ये हो सकती है, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर भी जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने में समस्या हो जिनको। सो फलों के अंदर, बीज, फंगस यानी कवक, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर। या दूसरा ये हो सकती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो मैमल्स या ह्यूमन बीइंग बोल सकते हो आप, ह्यूमन, मनुष्यों के अंदर भी हो सकती है। आपको आप कहोगे सर मनुष्यों के अंदर तो एरोबिक होती है, ऑक्सीजन लेते हैं हम तो ये हो सकती है, हमेशा नहीं होती। कब हो सकती है, मान लो आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो बहुत तेज, तो आपको, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा होती है, बट आपको मिलती कम है, तो कम मिलेगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी ना, सो वहाँ पे भी हो सकती है। सो इन दोनों के अंदर कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, वो सारी चीज़ें हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनके अंदर क्या होगा। देखो, इनकी बात करें या मैमल्स की बात करें, दोनों के अंदर ये प्रोसेस का जो इनिशियल स्टेज होती है बिल्कुल सेम होती है। किस प्रकार से भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, हमारे पास है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है ना, इनिशियल स्टेज पे ये ग्लूकोज जो है ये टूटेगी। किस में टूटेगी, ये होते हैं आपके पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाएगी स्टार्टिंग में जो होती है प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होती है ना, कि जो हमारे पास ग्लूकोज है इसका टूटना किसमें, पायरुविक एसिड में। ये होती कहाँ पे है, ये होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, सेल वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म एक भाग होता है कोशिका का, लिक्विड पार्ट, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस, कि C6H12O6 का टूट जाना किसमें, पायरुविक एसिड में। और इस प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इसको कहा जाता है, ठीक है। या इसी को एक और भी नाम दिया जाता है EMP पथ, EMP पथ। ऐसा क्यों कहा जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। उम्मीद है आपसे कि आप बता दोगे। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप नहीं बता पाओगे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अदरवाइज अगली क्लास के अंदर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। EMP पथ, सो क्या था ये, पायरुविक एसिड में बदल गया। और पायरुविक एसिड जो होने से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। किससे, ग्लूकोज के टूटने से। इसी को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। और इसके साथ ही क्या होता है, 4 ATP एनर्जी उत्पन्न होती है, 4 ATP ऊर्जा बनती है, ठीक है। सो चाहे इनके अंदर हो चाहे इनके अंदर, ये पहला स्टेप ऐसा ही होता है। दूसरा स्टेप इन दोनों के अंदर अलग अलग हो जाता है। हमारे मैमल्स के अंदर थोड़ा अलग हो जाता है, इनके अंदर अलग हो जाता है। पहले अगर बात किया जाए कि इन सब के अंदर अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, जो पायरुविक एसिड होता है, जो पायरुविक एसिड होता है, ये अगले स्टेप में क्या होगा, ये टूट जाएगा। और टूट के क्या बना देगा, ये इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और प्लस CO2। और प्लस में कुछ नहीं बनाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, जब ये सब बनेगा तो जो 4 ATP स्टार्टिंग में बने थे ना, उनमें से 2 ATP एनर्जी खर्च हो जाएगी। यानी फाइनली जो है इसके अंदर कितनी ATP एनर्जी बचेगी, तो फाइनली बचेगी सिर्फ 2 ATP।
यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, उनके अंदर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप कितने एटीपी एनर्जी बनती है? 2 एटीपी। तो समझ में आया? फर्स्ट वन क्या हुआ, ग्लूकोज टूट गया पायरुविक एसिड के अंदर और 4 एटीपी एनर्जी बन गई। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये फिर से टूट के क्या बनाएगा, C2H5OH और साथ में CO2 बनाएगा और 2 एटीपी खर्च कर देगा, इसीलिए फाइनली जो बचेंगे वो 2 एटीपी एनर्जी बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ये तो हुआ इनके अंदर। अब अगर ह्यूमन्स के अंदर जो होता है तब क्या होगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम होएगा, पायरुविक एसिड बन गया, लेकिन मैमल्स या ह्यूमन्स के अंदर इसके बाद क्या स्टेप होएगा, ये जो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने हुए थे ये दोबारा से टूटकर किस में बदल जाएंगे, दूसरे स्टेप में ये बदल जाते हैं लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों पे जमा हो जाता है और साथ में ये क्या बनाएंगे हमारे पास, वही फिर से दूसरी चीज़ कि 2 एटीपी खर्च कर देंगे ये और 2 एटीपी बचेंगे। तो हमारी मांसपेशियों पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिसके कारण हमें थकान का एहसास होता है। कब? जब ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, दौड़ते फिरते हैं तब। सो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। हमें थकान का एहसास क्यों होता है? क्योंकि हमारी मांसपेशियों पे लैक्टिक एसिड जमा होता है। कब जमा होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। चलिए, तो ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ से किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हो कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। इसको और क्या कहा जाता है? EMP पथ। कितनी एटीपी एनर्जी बनती है? 2 एटीपी। मैमल्स के अंदर या ह्यूमन्स के अंदर, मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर जो पायरुविक एसिड है उससे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और अगर यहाँ पूछे तो इथाइल एल्कोहल बनता है। चलिए, तो ये था आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा जो मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन की अगर बात किया जाए तो इसके अंदर देखो नाम से दिख रहा है कि ये होगा किसकी उपस्थिति में होगा? वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो आइए पढ़ लेते हैं इसको भी। फर्स्ट वन स्टेप यहाँ भी सेम रहेगा। हमारे पास ग्लूकोज होगा, ठीक है, और ग्लूकोज जो होगा इसका क्या होगा, इस ग्लूकोज से सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा, किस रूप में टूटेगा? वही पायरुविक एसिड के रूप में, और साथ में 2 एटीपी एनर्जी बनेगी, 4 एटीपी एनर्जी बनेगी। ये कहाँ, इसको कहा क्या जाएगा? यू नो वेरी वेल, ग्लाइकोलाइसिस या EMP पथ। और कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में, जैसे हम पहले आपको बता चुका। अगला स्टेप में क्या होगा इसके अंदर? अगले स्टेप में होगा ऐसा कि जो पायरुविक एसिड जो बना है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल जो बने हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पे, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे हमारी बॉडी के अंदर? ये वही कंप्लीटली CO2, H2O और 36 एटीपी एनर्जी उत्पन्न करेंगे। और यहाँ पे जो 4 एटीपी थी, फिर से वही चीज़, ये सारा सिस्टम होने में 2 एटीपी फिर से खर्च हो जाएगी। यानी टोटल जो एनर्जी यहाँ पे उत्पन्न होगी वो कितनी होगी? 36 एटीपी यहाँ और 2 एटीपी वहाँ से बनी थी। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितने एटीपी एनर्जी उत्पन्न होती है? 38 एटीपी होती है। और ये जो प्रोसेस होती है, यहाँ वाला जो स्टेप होता है, ये हमारे सेल के कौन से भाग में होता है? सो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या जिसको कहा जाता है सूत्रकणिका। तो ये स्टूडेंट्स आपका था जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ पे बिल्कुल एक एक करके सारा मैंने आपको समझा दिया। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा, वो मैं भी दूंगा आपको प्रैक्टिस सेट्स जिस प्रकार से आपको लगाने होते हैं। लेकिन इसको आप सबसे पहले याद रखो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को स्किप करके दोबारा से देखो, दोबारा भी नहीं आता तीसरी बार देखो, 4 बार देखो, जब तक देखो तब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझसे कंसर्न करें। चलिए, सो दोनों हो गए हमारे पास। अब इसके बाद हमें पढ़ना क्या है? इसके बाद हमें पढ़ना है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और हमारे रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनकी सहायता से हम ये सारी चीज़ें करते हैं, उनके बारे में एक बार अध्ययन कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में बनने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना, ठीक है। आप जानते हैं कि आगे आने वाले जो इस साल के अंदर एग्जाम्स हैं, लगभग 12 प्रकार के एग्जाम्स आपके SSC के होने वाले हैं। सो हमें स्टूडेंट्स कोई ना कोई उन 12 प्रकार के एग्जाम में से कोई ना कोई एक एग्जाम से जरूर क्वालिफाई करना है। सो चलिए इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। चलिए, सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, श्वसन अंग। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं उनको। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर देखिए, एक हल्का सा एक रफ सा आइडिया आपको दे देता हूँ डायग्राम से, ठीक है। रफ सा आइडिया दूंगा, अदरवाइज ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा ऑनलाइन क्लास के अंदर, ठीक है। सो टाइम हम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे हमारा।
देखिए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से क्या फंक्शन होता है किस पार्ट्स का। देखिए इसको कहा जाता है नसल पैसेज, नसल पैसेज या नासा मार्ग, नासिका मार्ग भी बोल देते हैं या नोस्ट्रिल भी बोल दिया जाता है। ये जो नसल पैसेज होते हैं यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है म्यूकस ग्लैंड्स, हिंदी में भी यही नाम दिया जाएगा म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। और ये म्यूकस ग्लैंड्स जो होती है क्या करती हैं, यहाँ से एक लिक्विड रूप में हमारे सेक्रेट होता है, जो हमारे नाक होते हैं, नसल पैसेज बोल सकते हो, नॉस्ट्रिल बोल सकते हो, यहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है, एक लिक्विड होता है वाटर के जैसा। तो ये क्या करता है, ये जो बाहर से आने वाले सांस जब हम लेते हैं तो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल जो होते हैं इनको चिपका के वहीं रख लेता है, ताकि बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल हमारे फेफड़ों में ना जा पाए। एक तो काम इसका ये होता है म्यूकस का, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे नसल पैसेज के अंदर सीलिया नाम से होते हैं, जो नसल हेयर्स होते हैं, जो नाक के बाल होते हैं, उनको सीलिया कहा जाता है। वो क्या करते हैं, वो भी डस्ट को छानने का काम करते हैं, और दूसरा जो एयर हम लेते हैं सांस के द्वारा उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कई बार आप देखते हो कि एकदम से एसी रूम में अगर हम चले जाएं तो आप देखते हो कि जाते ही साथ कई बार सिर में दर्द हो जाता है, क्योंकि जो एयर होती है ना वो गर्म नहीं हो पाती, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। सो ये क्या करते हैं, इसीलिए जो नाक के बाल नसल हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, उस एयर को टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इतना सारा काम होता है। जैसे एयर हमने अंदर ली तो म्यूकस क्या करेगा, बैक्टीरिया डस्ट को वहीं पे रोक लेगा, और सीलिया क्या करेगा, उस एयर का टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। अब इसके बाद वो एयर जाती है यहाँ पे इस पाइप के अंदर, ठीक है। इस पाइप को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रेकिया, ट्रेकिया कहा जाता है, या वाइंड पाइप, वायु नलिका भी कहा जाता है इसको। ये अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये हमारा होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स, स्वर रज्जु, जो कि ध्वनि उत्पन्न करता है, वायु के साथ फ्रिक्शन के साथ ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वॉइस बॉक्स, या इसी को कहा जाता है साइंस के लैंग्वेज में लारिंक्स, इसको बोला जाता है। इसके बाद ये जो होता है नीचे, जिसके ऊपर ये दोनों फेफड़े रखे हुए हैं, इसको बोला जाता है डायाफ्राम, डायाफ्राम, जिसके ऊपर ये फेफड़े रखे होते हैं, जो सपोर्ट देता है इन सबको। अब ये जो होते हैं हमारे पास ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल इसको कहा जाता है। ये जो होते हैं ये भाग, इनको बोला जाता है सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, और इनको कहा जाता है टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है। यानी प्राथमिक ब्रोंकियोल्स, द्वितीयक ब्रोंकियोल्स, तृतीयक ब्रोंकियोल्स, ऐसा कहा जाता है। 3 भागों में बटे होती है पाइप हमारा। और इसके ऊपर जो ये लगी होती हैं, ये गोल गोल संरचना, यही वो कोशिकाएं, सेल होती हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया था, एल्वियोली जिनको कहा जाता है, कोशिकाएं जिनको कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे फेफड़ों के अंदर इस प्रकार से होती हैं। जो हमारा दायां फेफड़ा होता है ये 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। दायां फेफड़ा जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, और बायां फेफड़ा 2 भागों में। कई बार बोल देते हैं कि बताओ दाएं फेफड़े के अंदर कितने लोब्स होते हैं, तो 3 होते हैं, बाएं के अंदर 2 लोब होते हैं। अगर वेट की बात करें तो जो हमारा राइट वाला, दाएं वाला होता है, इसका वेट होता है 625 ग्राम, और जो हमारा लेफ्ट वाला होता है इसका होता है 575 ग्राम वेट। वैसे देखा जाए तो ये भारी ज़्यादा होता है, लेकिन ये वाला जो होता है फेफड़ा ये थोड़ा छोटा होता है, और लेफ्ट वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये चीज़ ज़्यादा, वजन इसका ज़्यादा लेकिन साइज में छोटा। इस फेफड़े के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक संरचना होती है ऐसे वाली, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कार्डियक नोच कहा जाता है। कार्डियक नोच यानी हृदय गुहा, हृदय गुहा कहा जाता है। हमारा हार्ट झुका होता है इसकी साइड में यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर पढ़ ली, संरचना पढ़ ली, कौन सा पार्ट कहाँ होता है। अब लंग्स जो होते हैं, मुख्य रूप से अब लंग्स का अध्ययन कर लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं और हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। लंग्स तो सुना तो नाम आपने होगा ही। लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, वो स्पंज जैसी संरचना होती है। स्पंज का रसगुल्ला आपने देखा होगा, तो स्पंज की जैसी संरचना होती है लंग्स यानी फेफड़ों की। इनका कलर जो होता है वो गुलाबी होता है, ठीक है, गुलाबी कलर होता है।
और इनके बाहर एक लेयर चढ़ी होती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कहा जाता है प्लूरा। और ये जो लेयर होती है इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको कहा जाता है प्लूरल लिक्विड। प्लूरल लिक्विड इसको कहा जाता है जो भरा होता है यहाँ पे। और लंग्स जो होता है इसके अध्ययन, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पल्मोनोलॉजी। ठीक है, पल्मोनोलॉजी कहा जाता है फेफड़ों के अध्ययन को। क्लियर हो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये बातें? तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। बाकी तो एक ओवरव्यू तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे लंग्स जो होते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो तो चीज़ें आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब फेफड़ों के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्वियोली होती हैं। एल्वियोली के बारे में 2-3 बातें याद रखना आप, अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले तो। एल्वियोली जो होती हैं इनकी स्ट्रक्चर किसके जैसी होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रेप्स, अंगूर के जैसी संरचना होती है इनकी। और अप्रोक्सीमेटली एक फेफड़े में कितनी होती हैं? 300 करोड़ के आसपास इनकी संख्या होती है। और इनका कार्य क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, O2 व CO2 का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन और CO2 जो होते हैं इनको आदान प्रदान करना, फेफड़ों से ब्लड को देना है, ब्लड से फेफड़ों तक लेना। सो ये इसके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर वैसे कंप्लीट हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, 2 बातें आपको बताता हूँ। एक तो रेस्पिरेशन जो श्वसन को मापा किस यंत्र से जाता है? सो उस यंत्र को कहा जाता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर कहा जाता है उसको, स्पायरोमीटर। और आपसे अगर पूछ ले कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं, श्वसन वर्णक किसको कहा जाता है? सो वो होता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि श्वसन जो है वो हीमोग्लोबिन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर। यही ऐसा पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए। सो ये 2 बातें थी लास्ट वाली। ये मिलते हैं फिर अगली कक्षा के अंदर और एक अगले नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।